हाँ जी, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही हो। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4th है और आज के लेक्चर में हम कुछ कवर करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये आप लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो यूट्यूब चैनल पे मेरे, तो पहले आप जाइए 3 लेक्चर इस पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको वॉच कीजिए। देन उसके बाद आप इस 4th लेक्चर पे आइए क्योंकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर आप वो 3 लेक्चर वॉच करके आएँगे तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ब्रीफ लेते हैं कि क्या-क्या टॉपिक अभी हम कवर कर चुके हैं इन 3 लेक्चर में। तो पहले हमने मीनिंग वगैरह देख लिया था। मतलब अगर मैं कहूँ तो इनिशियल रिकॉग्निशन तक मेरे टॉपिक हो चुके थे कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट टाइम अगर रिकॉर्ड करते हैं पीपीई को, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हमने सीखी थी। उसमें चाहे अगर पीपीई को कैश में परचेज़ करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। थर्ड था कि डेफर्ड क्रेडिट अगर का केस होता है, तो उस केस में कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। एंड फोर्थ हमारा केस था कि अगर हम पीपीई एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सचेंज, तो कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। इस पे हमने एक-एक क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन को सीखा। दूसरा हमने इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ सीखी थी कि अगर जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक में, उसकी अकाउंटिंग कैसे करती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में इस पे दिया हुआ है और आपको वो क्वेश्चन करना भी है। तो अभी देखेंगे, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है? सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता देते हैं। वो पॉइंट ये है, टेम्परेरी इनकम फ्रॉम अल्टरनेटिव यूज ऑफ अदर मेन यूज। कहने का मतलब है ये कि कोई प्लॉट हमने परचेस किया था उस पे कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, बट वो कुछ टाइम के लिए प्लॉट खाली रहा, उसको हमने पार्किंग उसमें बना दिया, पार्किंग से कुछ पैसा आया। ठीक है, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, पी एंडल में ले जाएंगे, या जब उस प्लॉट पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई कुछ बनवाएंगे, लाइक कोई ऑफिस वगैरह बनवाएंगे, तो क्या उस पीपी की कॉस्ट में उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे या उस पैसे को पी एंडल में ले जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सम टेम्परेरी इनकम, अगर कुछ टेम्परेरी इनकम हुई है, वुड बी ट्रांसफर टू पी एंडल एंड देयर विल बी नो एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यू टू सच टेम्परेरी रिकवरी। कहने का मतलब है कि जो भी पैसा टेम्परेरी बेसिस पे उस एसेट को यूज़ करके कमाया गया है, तो इस केस में इस पैसे को हम पीपी की कॉस्ट से एडजस्ट ना करके पी एंडल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। मान लो कि एक पीपी थी, एक प्लॉट था, प्लॉट परचेस किया गया कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, बट 3 महीने या 4 महीने उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, उस प्लॉट को पार्किंग के लिए यूज़ कर लिया गया, पार्किंग से कुछ पैसा आ गया। अब बताइए उस पैसे का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्या पीपी की कॉस्ट में उसको एडजस्ट करेंगे या सीधे उसको पी एंडल में चार्ज कर देंगे। तो सीधे उसको पी एंडल में चार्ज कर देंगे, ये दिमाग में अपने बात बिठा लेना। ओके, आगे बढ़े। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, आपके स्टडी मटेरियल में 2-3 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का बेटा मतलब ये होता है कि कोई खर्चा, एक बार एसेट हमारे पास आ गई, एक बार पीपी हमारे पास आ गई, अब उस पीपी पे कुछ दोबारा खर्चा हो रहा है। ठीक है, कुछ दोबारा इंटिटी के पॉकेट से पैसा निकल रहा है उस एसेट पे, उस एसेट के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो उस खर्चे को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या उस खर्चे को हम पी एंडल में चार्ज कर देंगे या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। बस यही सीखना है कि कब उस खर्चे को हम पी एंडल में चार्ज करने वाले हैं और कब उस खर्चे को हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली जब कोई एसेट हमारे पास फर्स्ट टाइम आ जाती है, उसके बाद उस एसेट पे 3 टाइप के खर्चे हो सकते हैं। 3 टाइप के। पहला, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस का मतलब होता है डे टू डे रिपेयर, मतलब कोई मशीन परचेज करके आई, फैक्ट्री में लग गई, अब उस मशीन पे डे टू डे हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे कुछ आते हों, कुछ उसके नट बोल्ट खराब हो गए उनको लगा दिया, उसकी ऑयलिंग करवा दी, उसकी ग्रीसिंग करवा दी, या कोई छोटा मोटा खर्चा और उस मशीन पे कर दिया गया, जिससे मशीन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है।
उन छोटे मोटे खर्चों को हम सीधे पी एंड एल में चार्ज करेंगे, उसको पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो आपको ध्यान में रखना है कि अगर रिपेयर मेंटेनेंस से संबंधित कोई खर्चा है, जो डे टू डे बेसिस रिपेयर मेंटेनेंस होते हैं, ठीक है, उन खर्चों को हम पी एंड एल में ले जाएंगे, ना कि एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। Expenses incurred relating to repair maintenance will be charged to P&L day to day expense routine maintenance। इसको हम रूटीन मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। इन खर्चों को हम सीधे कहाँ ले जाएंगे? P&L में दिखाएंगे, P&L में चार्ज करेंगे, इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग इन एस कॉस्ट ऑफ पीपीई। पीपीई की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको हम P&L में ले जाएंगे। तो पहला खर्चा हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। सेकेंड है रिप्लेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एसेट का कोई पार्ट कुछ टाइम के बाद रिप्लेस कर दिया गया, कोई एसेट का कंपोनेंट उसको रिप्लेस करना पड़ा, और रिप्लेस करने से एसेट की लाइफ बढ़ गई। ठीक है, तो इस केस में हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या क्या है कि कब रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे, मतलब असेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, और कब रिप्लेसमेंट या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को हम पी एंड एल में ले जाएंगे। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उस रिप्लेसमेंट की वजह से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद रिप्लेसमेंट विल फ्लो द एंटिटी, क्या उस रिप्लेसमेंट के कारण कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि उस एसेट की वैल्यू कुछ बढ़ी, लाइफ कुछ बढ़ी, और जब लाइफ बढ़ेगी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो अपने आप आएगा। ठीक है। दूसरा, जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। पहला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल, देन कॉस्ट ऑफ रिप्लेस एसेट्स शुड बी कैपिटलाइज। दो कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसको पीपी में ऐड कर लेंगे, पीएनएल में नहीं ले जाएंगे उसको। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की कुछ ना कुछ ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दी हुई होगी। ठीक है, तो उस जो कैरिंग अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो न्यू अमाउंट है जो खर्च किया गया है रिप्लेसमेंट पे, उस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस एसेट, जो रिप्लेस एसेट है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, अगर उसका कुछ कैरिंग अमाउंट हमें पता है, उसको हम क्या करेंगे? डी रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और आने वाली एसेट को, आने वाले कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट रिप्लेस हो रहा है, जो नया कंपोनेंट आ रहा है, उस कंपोनेंट की कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे। इफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नॉट फ्लो, देन चार्ज पी एंड एल। ठीक है, मान लो पार्ट को लगा रहे हैं, कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन जो यूजफुल लाइफ है एसेट की उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। तो अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं फ्लो होगा फ्यूचर में, तो उस केस में जो भी खर्चा होगा रिप्लेसमेंट पे, उस खर्चे को हम पी एंड एल में चार्ज करेंगे। चलिए, एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आते हैं इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग पे। तो पहले इस पे एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट अपना क्या है? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अपना कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इसमें सेकंड हमने देखा था
रिप्लेसमेंट एक्सपेंस। अगर कुछ पैसा रिप्लेसमेंट पे खर्च हुआ है तो उस पैसे को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या उसको कैपिटलाइज करेंगे या उसको P&L में चार्ज करेंगे? तो पहला कंडीशन था, आपने देखा कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्लस कॉस्ट उसकी पता होनी चाहिए, तब उसको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। तो मानते हैं कोई एक एयरक्राफ्ट है, कोई एक एयरक्राफ्ट है जो है हमारा 600 लाख का। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट की क्या है, वैल्यू है। तो एयरक्राफ्ट में क्या होता है, बॉडी होती है मतलब चेसिस होती है और इंजन होता है, दो ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें एक इंजन है और एक उसकी क्या है, बॉडी है। ठीक, हो सकता है कि इंजन को हमें रिप्लेस करना पड़े आफ्टर 5 ईयर। हो सकता है कि इंजन को हमें रिप्लेस करना पड़े 5 साल के बाद। ठीक है, तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम एक टाइप से कंपोनेंट अकाउंटिंग कर लेंगे। जैसे देखिए, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ जो ये 600 लाख प्राइज है, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगी। ठीक है, एक हमारा इंजन का हो जाएगा, दूसरा हमारा जो बॉडी उसकी चेचिस है, ठीक है, उसमें वो बढ़ जाएगी 600 लाख। तो हो सकता है कि 400 लाख, 400 लाख ये हमारे क्या हैं, इंजन की कॉस्ट है। और 200 लाख, 200 लाख हमारा क्या है, ये बॉडी का कॉस्ट है। टोटल मिला के कितना हो गया, 600 लाख। अकाउंटिंग करेंगे तो हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसकी लाइफ 15 ईयर है और ये 5 ईयर के बाद चेंज कराना पड़ता है, रिप्लेस कराना पड़ता है इंजन को, तो इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी, 5 ईयर। इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी, 5 ईयर। राइट, इसकी लाइफ हो जाएगी 5 ईयर। तब जो हम अकाउंटिंग करेंगे फर्स्ट टाइम, तो जब इनिशियल रिकग्निशन होगा, इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन हम कैसे करेंगे, पीपीई एयरक्राफ्ट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने का, ये हमारी हो गई एंट्री। कब की, इनिशियल रिकग्निशन, जब फर्स्ट टाइम हम परचेस करेंगे, हो गया। अब हम लोग करेंगे अपना सब्सीक्वेंट रिकग्निशन, जो इम्पोर्टेंट है, जो आज का टॉपिक है अपना सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। इनिशियल तो बहुत ही सिंपल है, सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट रिकग्निशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दो पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को क्या किया, सेपरेट किया। मैं सेपरेट करता हूँ दोनों पार्ट को। इंजन की लाइफ कितनी है, जहाँ पे एक एग्जांपल चेंज करते हैं, यहाँ पे जो इंजन की लाइफ है वो मानते हैं 5 ईयर, और बॉडी की लाइफ है 15 ईयर। अब सही हुआ, थोड़ा सा पहले वो मिस्टेकली लाइफ
गलत लिख गई थी, तो अभी सही हो गया। तो इंजन की लाइफ है 5 ईयर और बॉडी की लाइफ है 15 ईयर, मतलब 5 साल के एंड पे हमें एंटिटी को खर्चा करना पड़ता है, इंजन को रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। सब्सिक्वेंट देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इंजन, यहाँ लिखेंगे उसकी जो बॉडी है एयरक्राफ्ट की, यहाँ पे हो जाएगा टोटल। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, राइट। तो निकालना है हमें कैरिंग अमाउंट पहली बात, क्योंकि जब कैरिंग अमाउंट पता होगा किसका, इस इंजन का कैरिंग अमाउंट पता होगा, तभी तो आप जो ओल्ड अमाउंट है उसको आप डिरिकॉग्नाइज कर पाओगे और नए अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं। आप ये सीख जाओगे तो आप इजीली, अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लो अगर अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये अमाउंट आप डिरिकॉग्नाइज कर लीजिए, तो आप आराम से डिरिकॉग्नाइज कर देंगे, माइनस कर देंगे। बट अगर अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो कैसे आप निकालेंगे, तो पहले मैं वो सिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर देखिए आप अगर फंडामेंटल आप अगर कमज़ोर हैं, फंडामेंटली आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, अटक जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी मेहनत कर लो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, शॉर्टकट तरीके से एफआर पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बस उनका कोर्स कवर हो जाए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बस उनके हो जाएं, उनको फंडामेंटली चीज़ों को समझना नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फंडामेंटली चीज़ों को समझो, तभी आप अच्छे से एग्जाम में करके आओगे और अच्छे नंबर पाओगे। अदरवाइज अगर इजी क्वेश्चन आ गया आप कर लोगे, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो कितना भी क्वेश्चन टफ है आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, सब्सिक्वेंट इंजन को हमने अलग किया, बॉडी को हमने अलग किया, टोटल हमारा ये हो जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एट 5th ईयर के बिगिनिंग में। कैरिंग अमाउंट 5वें साल के स्टार्टिंग में कितना रहा होगा इंजन का, बॉडी का, टोटल कितना रहा होगा, आइए देखते हैं। इंजन का जो प्राइस है कितना था, 400 लाख, और लाइफ कितनी है 5 ईयर। तो निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन, मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए, जब 4 साल का इस पर निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो आइए निकालते हैं डेप्रिसिएशन, कैसे निकलेगा। $400 डिवाइड बाई 5, ये अपना आ जाएगा कितना, 80 लाख। 80 लाख अपना क्या निकल के आ जाएगा, डेप्रीशिएशन। तो इसका जो कैरिंग अमाउंट होगा वो कैरिंग अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना निकल के आया डेप्रीशिएशन। इसको छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, ये 80 लाख ये निकल के अपना आया डेप्रीशिएशन। तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, ये डेप्रीशिएशन कितने साल का, 1 साल का निकल के आया है, ठीक है। ये 1 साल का निकल के आया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साल का निकालना है, 320 लाख। ये 80 लाख 1 साल का निकल के आया, तो हमें 4 साल का डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए 4 साल की कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो 320 लाख ये हमारा क्या निकल के आया, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट हमारी कैसे निकल के आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी थी, 400 माइनस 320, ये हमारा हो जाएगा 80 लाख। 80 लाख मेरी क्या हो जाएगी, कैरिंग अमाउंट है, ये अपना कैरिंग अमाउंट है, नीचे लिखते हैं इसको, 80 लाख ये क्या है, कैरिंग अमाउंट है अपना, किसका, इंजन का कैरिंग अमाउंट है। पता पड़ गया इंजन का कैरिंग अमाउंट, कितना आसान है, निकाल लेंगे कैरिंग अमाउंट। और अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो बॉडी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 200, 200 इस पे निकालो डेप्रिसिएशन। इसकी लाइफ क्या है, इसकी लाइफ है 15 साल, डिवाइड बाई 15, 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा
200 डिवाइड बाई 15 करो, 200 डिवाइड बाई 15, ये निकल के आ जाएगी 13.33। इसको हम निकाल लेंगे 4 साल, क्योंकि 4 साल कंप्लीट हमारे हो गए हैं, इंटू 4, ये हमारा निकल के आ जाएगा 53.33। ये अपना क्या निकल के आ गया, डेप्रीशिएशन, ये अपना डेप्रीशिएशन है। ठीक है, अब निकालते हैं इनकी कैरिंग वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट अपना निकल के आ जाएगा 200, 200, 200 माइनस 53.33, 53.33, ये निकल के आ जाएगा 146.67। ये क्या निकल के आएगा, कैरिंग अमाउंट। दोनों का कैरिंग अमाउंट निकल गया। अगर इसको हम टोटल कर दें, 80 प्लस 146.67, तो ये टोटल हमारा अपना आ जाएगा 226.67। ये अपना आ जाएगा टोटल कैरिंग अमाउंट। ये अपना टोटल कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें ये पता करना था, क्या पता करना था, हमें ये पता करना था कंपोनेंट का, जो कंपोनेंट रिप्लेस हो रहा है उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, क्योंकि इस अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से। बैलेंस शीट में अमाउंट ये शो हो रहा होगा, जब बैलेंस शीट में ये फाइनल फिगर्स हो रही होगी, आज जिस डेट पे कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हैं उस डेट पे ये बैलेंस हो रहा होगा बैलेंस शीट में 226। ठीक है, इसमें से अब देखिए, अब मान लो हम नया इंजन लगा रहे हैं, नए इंजन की कॉस्ट कितनी है, अगेन 400, अगेन कितनी है, 400 लाख है। तो हम जब निकालेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, 226.67, ये क्या था, ये टोटल कैरिंग अमाउंट हमारा था। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, जिस कंपोनेंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे उससे संबंधित कैरिंग अमाउंट जो बुक्स में पड़ा हुआ है उस अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, जिस कंपोनेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं उस कंपोनेंट से संबंधित कैरिंग अमाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़ा हुआ है उस अमाउंट को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। तो क्या है इसमें, 80 लाख इंजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, 80 लाख को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। प्लस इसमें हम ऐड क्या करेंगे, जो कंपोनेंट आ रहा है, इंजन आ रहा है, इंजन की प्राइस को कितने का आ रहा है, 400। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट, कितना, 226.67 माइनस कर देंगे 80 प्लस कर देंगे इसमें 400, अगेन ये बन जाएगी 546.67, ये हमारी बन जाएगी रिवाइज कैरिंग अमाउंट। ठीक है, फिर से जो हमारा इंजन का पार्ट है उस पर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करने वाले हैं, उसकी लाइफ को एज्यूम करके 5 साल, और जो चेचिस है, जो बॉडी है, उसकी जो हमारी लाइफ बची हुई है, अभी कितनी बची हुई है, उसकी लाइफ 15 ईयर थी, 15 ईयर उसकी लाइफ थी, ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, 15 ईयर, और अभी केवल 4 साल कंप्लीट हुए हैं। मतलब जो बॉडी है उस बॉडी की कैरिंग अमाउंट को हम डेप्रिसिएट करेंगे आगे 11 सालों में, क्योंकि उसकी लाइफ थी 15 साल, 4 साल लाइफ उसकी कंप्लीट हो गई है, उसकी लाइफ बची 11 साल, तो उसको आगे 11 सालों में हम राइट ऑफ करने वाले हैं। और जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट को अगेन हम 5 साल में राइट ऑफ करने वाले हैं। सीख गए ना
कि कैसे कंपोनेंट अगर रिप्लेस होगा तो कैसे उसको हम अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट की कॉस्ट अगर दी हुई है, ओल्ड कॉस्ट जिसको हमें डी रिकॉग्नाइज करना है, अच्छी बात है। नहीं दी है तो आप निकाल सकते हो अगर डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये कि जो न्यू कॉस्ट होगी उस न्यू कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो रही बात डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन सेपरेटली सेपरेटली चार्ज होगा, कि हो सकता है कि जो कंपोनेंट चेंज हो रहा हो उसकी लाइफ कुछ और हो और जो मेन मशीन है उसकी लाइफ कुछ और हो। इसको हम कंपोनेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कि कंपोनेंट की हम सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे और लास्ट में हम ऐड कर लेंगे, दोनों के डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे, दोनों के कैरिंग अमाउंट को ऐड कर लेंगे। वो फाइनल फिगर हमारे बैलेंस शीट और P&L में चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन पे, मस्त क्वेश्चन है, करवाते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन करवाते हैं, आइए। आपकी स्टडी मटेरियल, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन एट अ प्राइस ऑफ, क्या है प्राइस, 1200 लाख की प्राइस है किसकी, मशीन की। इट पेड फ्रेट 40 लाख एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट 80 लाख, ठीक है। दोनों हमारी ऐड हो जाएंगी। IGST पेड 18%, अच्छा। जीएसटी पे किया है तो जीएसटी क्या है, रिफंडेबल टैक्स है, और रिफंडेबल टैक्स को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड असर्टेन फॉर द ट्रायल रन ऑफ मशीन 30 लाख, ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस 30 लाख को हम लोग मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। आपको पता है कि जनरल ओवरहेड अगर कोई खर्चा होता है तो हम उसको पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, उसको हम P&L में ले जाते हैं। द लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ ट्रायल रन 60 लाख, अब इसको हम ले लेंगे। ट्रायल रन एक्सपेंसेस कितने हैं, 60 लाख, इसको और ऐड कर लेंगे। मशीन हैज बीन पुट टू यूज ऑन 1/4/19, अच्छा। मशीन को पुट टू यूज कर लिया गया 1/4/19 को, मतलब 1/4/19 के बाद अब जो खर्चे होंगे तो या तो उन खर्चों को हम एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे अगर वो रिप्लेसमेंट या इंस्पेक्शन से संबंधित हैं। दूसरा, अगर वो रिप्लेसमेंट या इंस्पेक्शन से संबंधित नहीं हैं तो उन खर्चों को हम P&L में चार्ज करेंगे। द एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर, ठीक है। जो मशीन की लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ, वो 10 ईयर है। 400 लाख इनकर किए जाएंगे एज ए डिसमेंटलिंग कॉस्ट। उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी एस्टिमेट की गई है, एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, 246 लाख। तो हम क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। मशीन रिक्वायर मेजर ओवरहॉलिंग एवरी 2 ईयर एट कॉस्ट ऑफ 26 लाख, पास जर्नल एंट्री। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी एक कॉन्सेप्ट पे आइए, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाते हैं। एक मिनट, वरना बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो आप। हमने सीखा रिप्लेसमेंट और इम्प्रूवमेंट, इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग। अकाउंटिंग इनकी सेम ही होती है, ठीक है, इनकी अकाउंटिंग सेम ही होती है। बट ये बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड उसके है, इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग के रिलेटेड है, तो ये जान लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही क्वेश्चन करते हैं।
इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग क्या होता है? इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे खर्चे जो लॉ या रेगुलेशन परमिट करता है। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि आपको मैंडेटरी इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। जैसे अगर आप शिप चलाते हैं तो शिप के केस में, या आप अगर एयरक्राफ्ट चलाते हैं तो एयरक्राफ्ट के केस में, वहाँ पे एयरक्राफ्ट या शिप, ठीक है, पैसेंजर को लेके जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। अगर शिप में कुछ दिक्कत हुई या एयरक्राफ्ट में कुछ दिक्कत हुई तो सफ़र किसको करना पड़ेगा? पैसेंजर को सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉ एंड रेगुलेशन इम्पोज करता है, ठीक है, कि इम्पोज करता है कुछ रूल्स कि आपको मैंडेटरी इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। वो इंस्पेक्शन इंजन का हो सकता है, वो इंस्पेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। और इंस्पेक्शन जो कॉस्ट होती है वो मेजर कॉस्ट होती है। अच्छा खासा खर्चा आता है इंस्पेक्शन करवाने पे। इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग का मतलब होता है यही। ठीक है, तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे? उस खर्चे को क्या हम P&L में दिखा दें, या उसको हम कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दें, पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दें? तो इंडिया सेक्शन बोलता है कि इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस को आप पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे, पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग इनटू P&L। P&L में चार्ज नहीं करोगे, यही बोलता है। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड ओवरहोल एक्सपेंसेस में भी रिक्वायर्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। हाँ, कुछ भी पीरियड हो सकता है कि 5 साल के बाद आपको इस एयरक्राफ्ट का पूरा इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, या इस शिप का पूरा इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। एज पर लॉ एंड रेगुलेशन फॉर स्पेशल टाइप ऑफ असेट। ये सबका नहीं होता है, स्पेशल टाइप ऑफ असेट का ही होता है इंस्पेक्शन। जैसे एयरक्राफ्ट, शिप, केमिकल, बॉयलर्स एक्सेट्रा। एक पिक्चर भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन कर रहे हैं लोग। ठीक है, कोरिलेट कर सकते हो आप, ये एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन चल रहा है। तो हो सकता है 5 साल, 8 साल, स्पेसिफाइड पीरियड कुछ भी हो सकता है जो लॉ बताएगा। उसके हिसाब इन कंपनीज को खर्चा करना पड़ता है इंस्पेक्शन पे। सो एक मेजर अमाउंट निकलता है जब आप ये इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो उस अमाउंट को क्या करें? P&L में चार्ज कर दें या एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लें? तो इंडिया सेक्शन बोलता है उसको एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लो, क्योंकि वो मेजर अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी पे संबंधित है। अब आइए क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? मशीन रिक्वायर मेजर और हॉलिंग एवरी 2 ईयर एट कॉस्ट ऑफ 26 लाख। 26 लाख का खर्चा करना पड़ेगा हर 2 साल में उस मशीन के इंस्पेक्शन या और होल्डिंग पे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर 1920 एंड 2021। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इनिशियल रिकग्निशन। क्वेश्चन नंबर अपना क्या था? 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। सबसे पहले अपना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, इनिशियल रिकग्निशन। उसने बोला है कि जनरल एंट्री पास करोगे, इसका मतलब आपको कंप्लीट अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, 2 सालों की। चलिए इनिशियल रिकग्निशन स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए चलिए। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? फर्स्ट स्टेप है कॉस्ट को फाइंड आउट करना, कॉस्ट को निकालना। जब कॉस्ट पता होगी तभी तो रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे भाई। तो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मशीन कितने की परचेज हुई?
परचेज प्राइस ऑफ मशीन 1200 लाख की। ये फिगर किस में है? लाख में है। ऐड करेंगे क्या इसमें? फ्रेट। फ्रेट कितना अपना है? फ्रेट है इसमें अपना 40 लाख। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 80 लाख। फ्रेट हो जाएगा अपना 40, प्लस करेंगे इसमें इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन कॉस्ट अपनी आ जाएगी 80। उसके बाद क्या है? उसके बाद अपना है शेयर ऑफ जर्नल ओवरहेड। इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये पेंडल में जाएगा। 30 लाख। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ट्रायल रन 60 लाख। तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे। ट्रायल रन एक्सपेंसेस कितने? 60 लाख। अब क्या बचा? अब बचा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है? 246। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 246। इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 246, 1626। ये निकल के आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट निकल के आ गई टोटल। ठीक है, 1626 लाख। अब हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री किस डेट में? 1/4/2019। क्या जर्नल एंट्री होगी? पीपी ई अकाउंट डेबिट मशीन आई है टू कैश या बैंक टू प्रोविजन ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। 1626 यहाँ चले जाएंगे। प्रोविजन कितने का था? ये 246। 246 यहाँ आ जाएगा। रेस्ट अमाउंट कितना हुआ? रेस्ट अमाउंट कितना हुआ निकालो। 1626, 1626 माइनस 246, 1380। 1380 ये बैंक के द्वारा पेमेंट हो गया या कैश के द्वारा। हमारा इनिशियल रिकग्निशन डन। इनिशियल रिकग्निशन डन। अब आएगा 31, 31/3/2019, मतलब साल का समापन 31/3/19। अब अकाउंटिंग करेंगे। अब क्या होगा? सब्सीक्वेंट। अब हम करेंगे सब्सीक्वेंट रिकग्निशन। इसको बोलते हैं सब्सीक्वेंट रिकग्निशन करेंगे अब। ठीक है, पहली एंट्री अपनी क्या पास होगी? साल के समापन पे
अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो टोटल मशीन की कॉस्ट है वो कितनी है, 1626। ठीक है, जो मशीन की टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 1626 है ना। इसमें दो पार्ट हैं, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट वो जो हर 2 साल में इंस्पेक्शन पे खर्चा होगा, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 26 लाख है। मतलब हर 2 साल में 26 लाख रुपए खर्चे करने पड़ेंगे कंपनी को इंस्पेक्शन या ओवरहोलिंग के रूप में। ठीक है, तो 26 लाख हम मानते हैं ये हो जाएगा इंस्पेक्शन का, इंस्पेक्शन का। ठीक, और 1600 ये हमारे हो जाएंगी मशीन की कॉस्ट। ठीक है, ऐसे हम इनको बाइफरकेट कर लेते हैं। अब पूछोगे बाइफरकेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई दोनों की लाइफ अलग अलग है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे फिर, अगर मैं अब लाइफ की बात करूं तो इसकी लाइफ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर। और जो मेजर और होलिंग खर्चे हैं इनकी लाइफ कितनी है, 2 साल। ये खर्चे 26 लाख 2 साल में राइट ऑफ होंगे, और जो मशीन की कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम 10 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो दोनों की लाइफ अलग अलग है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ लाइफ है 10 ईयर, यहाँ लाइफ कितनी है, 2 ईयर। देखो ना लाइफ दोनों की क्या है, अलग अलग है। अब सोचो 16, जो 16 लाख 1600 लाख हैं इनको आप डिवाइड करोगे 10 ईयर से, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। मतलब इस कॉस्ट को हमें 10 साल में राइट ऑफ करना है, इस कॉस्ट को हमें 2 साल में करना है। तो अगर दोनों को कंबाइन करके हम करेंगे तो कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना फिर, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। चलिए इसके अकाउंटिंग करके दिखाते हैं, बहुत ही जी है। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 पास जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर 19-20। तो 19-20 का करते हैं, फिर 20-21 का। तो पहले 19-20 का करते हैं। तो 19-20 का मतलब 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, 1/4/2019 से 31 मार्च 2020। यहाँ पे डेट एक गलत लिख गई है, इसको हम लोग हटाते हैं, जस्ट वेट। 31/3/2020 अब सही हो गया। ठीक है, तो अब 19-20 की भी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ हम लिखते हैं मशीन। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखते हैं मशीन, यहाँ लिखते हैं ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ कर देते हैं टोटल, ताकि निकालने में आसानी रहे और पता पड़े कि डेप्रिसिएशन कौन किसका कितना डेप्रिसिएशन है। चलिए, तो पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑन 1/4/19, 1/4/19 को कॉस्ट क्या थी, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, क्योंकि हमने दोनों पार्ट को अलग अलग किया था। तो मशीन की कॉस्ट थी 1600, इसकी थी 26, टोटल थी 1626। ठीक है, निकालते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 19-20। 19-20 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं 1 साल का। तो इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ है 1600 डिवाइड बाई 10, 1600 डिवाइड बाई 10, इसका निकल के कितना आ जाएगा, 160 लाख।
ये निकल के आ गया डेप्रिसिएशन 19-20 का। इसका 26, इसको 2 साल में डेप्रिसिएट करना है, ठीक है। तो इसका क्या निकल के आ गया डेप्रिसिएशन 13। इसका डेप्रिसिएशन 13 निकल के आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 19-20 का कितना निकल के आ गया? निकालो। ये आ गया 160 प्लस 13, 173 लाख। ये हमारा निकल के आ गया टोटल डेप्रिसिएशन फॉर जो अपना 19-20 है उसका। कितना इजीली निकल गया। अब हम कर लेते हैं 19-20 की। अच्छा ठीक है, अब 19-20 हो गया। अब ठीक है, अब पास कर लेते हैं हम लोग। अब अच्छा रुक जाइए, अभी 19-20, अभी 20-21 का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट अपना बचेगा 1/4 1/4/2020। अच्छा, 31 मार्च 2020 एंड 1/4/2020 में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चाहे आप 31 मार्च 2020 लिखो, चाहे 1/4/2020 लिखो, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट अपना 31 मार्च 2020 को होगा वही 1/4/2020 को दिखेगा। तो कितना होगा? तो 1600, देखो 1600 लाख हमारी कॉस्ट थी, उसमें से निकालेंगे डेप्रिसिएशन कितना 160। तो कैरिंग अमाउंट कितना अपना बच जाएगा 1600 माइनस 160, 1440। ये अपना बन जाएगा कैरिंग अमाउंट। 1/4/2020 को कैरिंग अमाउंट बुक्स में ये दिखेगा। अब आते हैं जो खर्चे हमारे हैं 26, तो 26 लाख, उसमें से 13 लाख तो राइट ऑफ हो गए, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो गया। तो कितने बचे? 13 लाख के ही खर्चे बचे। अब तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना बुक में दिखेगा 1440। 1440 प्लस 13, 1453 ये बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा 1/4/2020 को। चलिए अब फिर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर कब का? 20-21 का, ठीक है। तो फिर कितना निकलेगा 160, 160 ही तो निकलेगा 160 लाख। अब बोलोगे कैसे? क्योंकि 1600 को हमें राइट ऑफ करना है 10 साल में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो 1 साल का 160, 2 साल का भी 160 ही निकलेगा ना, दूसरा साल का। तो 160 यहाँ निकलेगा, और यहाँ कैरिंग अमाउंट जो बचा था इसका इंस्पेक्शन या ओवर होलिंग का कितना था 13 लाख। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 13 लाख, क्योंकि इस 26 लाख को हमें 2 साल में राइट ऑफ करना है। तो पहले साल में कितना राइट ऑफ हो गया 13 लाख, बैलेंस कितना बचा 13 लाख। तो ये 13 लाख इस ईयर में अब राइट ऑफ हो जाएगा। फिर हमारा 20-21 का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 173 लाख, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आना भी चाहिए। ये हमारा निकल के आ गया डेप्रिसिएशन कब का 20-21 का। चलो निकालो कैरिंग अमाउंट। तो अमाउंट कैरिंग अमाउंट चाहे लिख लो 31/3/2020 या लिख लो 1
4/2021। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, चाहे 31/3/20 लिख लो, चाहे 1/4/2021 लिख लो। सॉरी, 31 मार्च, ये हम निकालें 2021, चाहे 31/3/2021 लिख लो, चाहे 1/4/2021 लिख लो, कोई बात है? कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलिए, तो यहाँ हमारा 1440 कैरिंग अमाउंट था। इस कैरिंग अमाउंट से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन की फिगर को, निकल के हमारा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट 1440 माइनस 160, ये हमारा हो जाएगा 1280। ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नील। नील, ठीक है, ये हमारा नील हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट कितना बचा था, ये ये कैरिंग अमाउंट बचा था ना 13 लाख, फिर हम इसमें से 13 लाख रुपए डेप्रिसिएशन का लेस कर दिए, तो ये अमाउंट हमारा नील हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल कितना जाएगा अपना, फाइनल जाएगा 1280। ये अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा होगा 1/4/2021 को। चलिए, आप पास करते हैं जर्नल एंट्री। आइए, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। चलिए, पहले हम पास करेंगे 31/3/2020 की ईयर एंड 19-20, इसको हम बोलेंगे 19-20। तो पहले हम पास करेंगे पीपीई की, एसेट की, उसके बाद उसमें आपको एक चीज़ और पता है कि इसमें प्रोविजन भी, ये देखिए प्रोविजन की भी हमने जर्नल एंट्री पास की हुई है, तो प्रोविजन की भी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसकी भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, आपकी स्टडी मटेरियल में करके दिया गया है। लेकिन सिर्फ उन्होंने कॉस्ट निकाली है, इंटरेस्ट चार्ज किया है, जर्नल एंट्री नहीं की है, बट हम दोनों चीज़ें करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम करेंगे पीपी की। तो पहली एंट्री होगी हमारी अपनी, क्या होगी, डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, दूसरा कलर यूज करते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, हमारी जो पीपीई है। ठीक है, कितना, फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना था, 19-20 का, ये रहा डेप्रीशिएशन आपका 19-20 का, ये रहा 160 लाख, 13 लाख, टोटल कितना था 173, 173। ये फिगर कहाँ से आई, ये आई, टोटल 173। डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो गई, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री अपनी किस चीज़ की पास होगी, जो प्रोविजन हमने बनाया था डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, अब उस प्रोविजन को बढ़ाएंगे कितने परसेंट से, 5% से, तो हमारा क्या निकलेगा, अनवाइंडिंग कॉस्ट। अनवाइंडिंग कॉस्ट आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोविजन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम इंटरेस्ट कॉस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट कॉस्ट को हम ऐड करेंगे किसमें, प्रोविजन में, मतलब उतने रुपए से हम प्रोविजन को बढ़ा देंगे। चलिए निकालते हैं, तो इसको बोलेंगे अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट। ठीक है, टू हमारा क्या बढ़ जाएगा, प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। चलिए निकालिए, कैसे निकलेगा, प्रोविजन कितने का बुक किए थे, 246 का, देखिएगा 246 का है, 246। इंटरेस्ट रेट क्या दी हुई है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट दी हुई है आपकी ये 5%, इंटरेस्ट रेट आपकी क्या है 5%, तो इसका 5% निकालो, 5 डिवाइड बाई 100,
ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 12.3, 12.3, 12.3। ये हमारा क्या हो गई, अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन हमारा इतने से बढ़ गया। तीसरी एंट्री पास क्या होगी, अब इन दोनों खर्चों को, डेप्रिसिएशन को और अनवाइंडिंग कॉस्ट को हम कहाँ लेके जाएंगे, पी एंड एल में। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट या अनवाइंडिंग कॉस्ट टू अनवाइंडिंग कॉस्ट टू अनवाइंडिंग कॉस्ट कितना है, तो डेप्रिसिएशन अपना है 173, अनवाइंडिंग कॉस्ट है 12.3, ऐड करो 173 प्लस 12 ये अपना हो जाएगा 185, 185.3। अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, अपनी अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई 19-20 की। ठीक है, तो फर्स्ट अपना काम हो चुका है। अब हम आएंगे 20-21 में। कहाँ आएंगे, 20-21 में, तो 20-21 की हमें अकाउंटिंग करनी है। 31/3/2021 इसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। फिर वही 3 एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री पीपीई अकाउंट, सॉरी, पहली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना 173, 173। यहाँ ये सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, ये 20-21 में 173 है ना, 173। फर्स्ट एंट्री पास। अब सेकेंड एंट्री पे आते हैं, किसकी, अनवाइंडिंग कॉस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अनवाइंडिंग कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगाएंगे, इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/4/2019 को हमारे बुक्स में कितनी की दिख रही होगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, 246। ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं, कितनी की दिख रही होगी, 246। आइए, ये 1/4/19 को हमने एंट्री पास किया, 1/4/19 को, 1/4/19 का प्रोविजन कितना बनाया, 246। कितना दिख रहा होगा, 246 दिख रहा होगा। 246 प्लस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, अनवाइंडिंग कॉस्ट को, अनवाइंडिंग कॉस्ट कब की, 19-20 की। कितनी निकली थी अनवाइंडिंग कॉस्ट, 19-20 की अनवाइंडिंग कॉस्ट कितनी निकली थी, 12.3। ऐड कर लेंगे 12.3, तो 1/4/2020 को ये बैलेंस कितना बुक्स में दिख रहा होगा, चलिए आइए देखते हैं कितना दिख रहा होगा। 246 प्लस 12.3, 12.3 ये दिख रहा होगा 258.3, ये दिख रहा होगा ना। तो अब इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं इंटरेस्ट, तो निकालते हैं अनवाइंडिंग कॉस्ट ऑफ, ये आप निकल के आ जाएगी 2020 एंड 21 की 258.3।
3 इसका कितना 5%। आओ 258.3 इंटू 5/100, 12 पॉइंट, ये अपनी निकल के आ जाएगी 12.915। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ले लेंगे 12.92, राउंड ऑफ करके हम ये फिगर ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब एंट्री पास कर देते हैं। तो अनवाइंडिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.92, 12.92। दूसरी एंट्री भी पास हो गई। तीसरी एंट्री, फिर वही पी एंड एल डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन टू अनवाइंडिंग कॉस्ट, टू अनवाइंडिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन अपना फिर 173, अनवाइंडिंग कॉस्ट 12.92, ये हो जाएगा, ऐड करो 173 प्लस 12.92, ये अपना निकल के आ गया 185.92 कंप्लीट। दोनों साल की हमने अकाउंटिंग कर ली। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पहला हमने क्या किया, कॉस्ट निकाल ली। कॉस्ट निकाल करके हमने इनिशियल रिकग्निशन कर लिया, पीपी अकाउंट डेबिट, जो जनरल एंट्री पास होती है इनिशियल रिकग्निशन पे हमने पास कर दिया। फिर सब्सिक्वेंट, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट है जो इनकर होने वाली है और होल्डिंग के रूप में 2 साल में, उस कॉस्ट को हम अलग कर देंगे क्योंकि उसकी लाइफ अलग है। उसके बाद लाइफ कितनी है, 2 साल है। और जो रेस्ट मशीनरी है उसकी कॉस्ट, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है। तो अलग अलग हम दोनों की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे उसके यूज़फुल लाइफ के बेस पे, और दोनों की कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। ठीक है, तो अनवाइंडिंग कॉस्ट हम निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, और जनरल एंट्री पास कर लेंगे। ये रही जनरल एंट्री आपकी। अब आइए आपको दिखाते हैं आपके क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल में क्या सॉल्व किया इन्होंने। चलिए दिखाते हैं। देखिए 1626 रुपये क्या किया, ये मशीन की टोटल कॉस्ट आई, इन्होंने दिखाया। उसमें से क्या किया, 26 को इन्होंने अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि 2 साल में इसको डेप्रिसिएट करना है, वही लिखा हुआ है 26 टू बी डेप्रिसिएटेड इन 2 ईयर। इसको 2 साल में डेप्रिसिएट करना है। रेस्ट जो आपकी बची 1600, उसको डेप्रिसिएट होना है 10 ईयर में। वही बात यहाँ लिखी हुई है। अब आइए इधर वर्किंग नंबर 2, इसमें इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट निकाला, कितना निकाला, अनवाइंडिंग कॉस्ट 12.3, डिस्काउंटिंग अनवाइंडेड इन फर्स्ट ईयर। अनवाइंडेड मतलब अनवाइंडिंग कॉस्ट फर्स्ट ईयर की 12.3 एंड सेकेंड ईयर की 12.92। अब आप चेक कर सकते हो फर्स्ट ईयर की हमने कितना निकाला था 12.2, फर्स्ट ईयर की 12.3 एंड सेकेंड ईयर की 12.2, सेम है ना। किस वैल्यू पे निकाला गया है वो है। ठीक है, इन्होंने जनरल एंट्री नहीं पास की, हमने जनरल एंट्री पास की, कंप्लीट अकाउंटिंग हमने किया। और आपको कंप्लीट अकाउंटिंग करनी है। अगर क्वेश्चन में, अगर आपके लिए, आपका क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंप्लीट अकाउंटिंग करके आनी है, क्योंकि लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर 1920 2021, राइट। बट इन्होंने सिर्फ वर्किंग नोट बनाया है और कुछ नहीं किया है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपका हुआ ना, और आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये आ सकता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ए लिमिटेड परचेज एंड एयरक्राफ्ट एट प्राइस 6300 करोड़, 6300 करोड़ का एयरक्राफ्ट परचेज किया है ए लिमिटेड ने। ओके, डेट रिक्वायर मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग एवरी 4th ईयर। ओके, हर 4 साल में इनको खर्चा करना पड़ता है, किस पे? इंस्पेक्शन एंड ओवरहोलिंग पे खर्चा करना पड़ता है। हमने बताया ना कि कुछ जो स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, जो स्पेसिफाइड नेचर का बिजनेस करती हैं, उनको ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस करवाने पड़ते हैं या इंस्पेक्शन के खर्चे करने पड़ जाते हैं एज पर लॉ, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एयरक्राफ्ट 15 ईयर। The aircraft was purchased in 2015 and major inspection and overhauling made in, कब होगा? 2019 में होगा। मेड इन 2019 एट कॉस्ट 100 करोड़, मतलब 2019 में खर्चा होगा ये, तो 2019 में कितना खर्चे की कॉस्ट आएगी? 100 करोड़। ओके, इन 2020 ए लिमिटेड फर्दर इनकर्ड, अच्छा 1 साल के बाद कुछ ने खर्चे किए हैं, फर्दर इनकर्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन इंजन, अच्छा इंजन की रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है, टू रेज इट्स कैपेसिटी बाई 10%। ओके, मतलब इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई। ओके, ठीक है। अमाउंटिंग 70 करोड़, 70 करोड़ रुपये खर्चा किया इंजन पे, इंजन की कैपेसिटी 10% बढ़ गई, मतलब मेजर अमाउंट है, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। इस रिपेयर मेंटेनेंस को हम लोग चार्ज नहीं करने वाले, किसमें? P&L में, क्योंकि इससे इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई 10%, इसलिए। और अमाउंट मेजर है अपना। वन ऑन आउट कंपोनेंट इन बिंग वाज रिप्लेस्ड, अच्छा कुछ एक पार्ट जो बिंग का है वो रिप्लेस किया गया है कंपोनेंट, उसकी कॉस्ट कितनी है? 80 करोड़। तो दोनों काम हो रहे हैं इसमें, इंस्पेक्शन पे भी खर्चा हो रहा है और पार्ट भी चेंज हो रहा है, पार्ट भी रिप्लेस हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट वाज 30 करोड़, क्योंकि ओल्ड कंपोनेंट का जब तक कैरिंग अमाउंट नहीं पता होगा हम लोग क्या डी रिकॉग्नाइज करेंगे। वो दे रखा हुआ है कितना? 30 करोड़। स्क्रैप रियलाइज्ड 12 करोड़। फाइंड द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस एंड एज एसेट इन 2019। कह रहा है कि जो जो स्क्रैप निकला, स्क्रैप को बेचा गया, किस स्क्रैप को? जो ओल्ड कंपोनेंट को डी रिकॉग्नाइज किया गया, और डी रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको सेल किया गया मार्केट में, तो पैसा उससे कितना आया? 12 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज होगा एज एक्सपेंस एंड एज एसेट। एक्सपेंस एंड एसेट के रूप में जो अमाउंट रिकॉग्नाइज होगा 19 और 20 में, उस अमाउंट को ढूंढिए और उसकी अकाउंटिंग करिए। एंड ऑल्सो शो द कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट भी दिखाना है। द एयरक्राफ्ट रेसिडुअल एस्टिमेटेड वैल्यू 300 करोड़। ठीक है, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि अगर क्वेश्चन में हमारी रेसिडुअल वैल्यू दी हुई है तो हम मशीन की कॉस्ट में से या एसेट की कॉस्ट में से ये रेसिडुअल वैल्यू को लेस करने के बाद हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये बात आपको पता होगी आई थिंक, नहीं पता है तो जान लो। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके SM का है ये क्वेश्चन। चलिए, तो पहले समरी ये थी कि एक एयरक्राफ्ट परचेज किया गया है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है अपनी एयरक्राफ्ट की? कॉस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी अपनी है? 6300 करोड़ CR, ये अपनी कॉस्ट है। ओके,
इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ इसकी है 15 ईयर। ओके। रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 300 करोड़। 300 करोड़। ठीक है। 2015 में ये एयरक्राफ्ट परचेज किया गया है, मतलब ये क्या है? डेट है अपनी, डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज। ठीक है, इस डेट पे परचेज किया गया है। मानते हैं 1/4/2015 पूरा ले लेते हैं। ये हो गई डेट ऑफ परचेज। ठीक है। 2019 में 2019 में कंपनी ने इनकर किया 100 करोड़ एज ओवर ओवर होलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्या फाइंड आउट करना है? खर्चे फाइंड आउट करना है, मतलब 2019 की अकाउंटिंग पूरी करनी है, 2020 की करनी है। चलिए चलिए पहले अब करते हैं इनिशियल रिकग्निशन। फर्स्ट टाइम जब एयरक्राफ्ट परचेस किया गया था तो एंट्री पास क्या हुई होगी? तो एंट्री पास हुई होगी इनिशियल रिकग्निशन पे। क्या एंट्री पास हुई होगी? पीपीई एयरक्राफ्ट टू बैंक, यही पास हुई होगी ना? कितनी? 6,300 करोड़, 6,300 करोड़। उसके बाद इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। 15-16 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पहले 2015-16 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर 16-17 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 17-18 में चार्ज होगा। और 18-19 में चार्ज होगा। क्योंकि 2019 में एक खर्चा किया गया है इंस्पेक्शन पे या ओवरहोलिंग पे, कितना? 100 करोड़। ठीक है। तो पहले हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 2019 तक का, और 2019 की कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी 18-19 की, तभी हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ है सिंपल 15 ईयर, ये लिखा हुआ है। इसकी आरबी कितनी है? रेसिडुअल वैल्यू 300। तो निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। कैसे निकलेगा? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब 15-16 का। वेरी इजी। 6300 माइनस 300 डिवाइड बाई 15 ईयर। राइट। कितना निकल के आ जाएगा? आई थिंक 6300 माइनस 300, 6,000। 400। 400। ठीक है। CR ये हमारा निकल के आ गया 15-16 का। ठीक है। 16-17 का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। 400। 17-18 का क्या होगा? सेम होगा, 400। 18-19 का क्या होगा? सेम होगा, 400। ठीक। ये हमारा निकलेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया? 4 सालों का। अगर मैं इसको टोटल लगा दूं, टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 4 ईयर कितना हो जाएगा? 1,600। 1,600 करोड़ ये हमारा निकल के आ जाएगा डेप्रिसिएशन 4 साल का। ठीक है। तो सिंपल सा हमें चाहिए कैरिंग अमाउंट। कब का कैरिंग अमाउंट? 1/4/19 का। 1/4/2019 का हमें कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए।
तो 1/4/19 का कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? सिंपल सा निकल जाएगा। हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या था? 6,300। ओपनिंग बैलेंस था 6,300 जब हमने रिकॉर्ड किया था फर्स्ट टाइम। तो इस ओपनिंग बैलेंस को हम जब निकालेंगे यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1/4/19, कैरिंग अमाउंट 1/4/19 को सिंपल कैसे निकलेगा? आपका ओपनिंग बैलेंस था 6,300, उसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रीशिएशन के अमाउंट को, 4 साल का डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो निकल के ये आ जाएगा 6,300 माइनस 1,600, 4,700। कितना? 4,700। ये अपना 1/4/19 का कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया। सिंपल था। हमने 4 साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया क्योंकि 4 साल कंप्लीट कर लिए, और 4 साल का डेप्रीशिएशन को हमने लेस कर दिया किससे? कैरिंग अमाउंट से, जो हमारी ओपनिंग वैल्यू थी एयरक्राफ्ट की 6300। तो हमारा 1/4/19 का कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया। अब 1/4/19 में खर्चा हुआ है 100 करोड़। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना ये बात है कि जो 100 करोड़ का खर्चा हुआ है उस खर्चे को हम डेप्रिसिएट करने वाले हैं 4 सालों में। ठीक है, और जो हमारी एयरक्राफ्ट की लाइफ है वो कितनी है? टोटल लाइफ थी 15 ईयर। 15 ईयर में 4 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए, तो कितने लाइफ बची? अभी 11 साल की लाइफ बची। तो तो जो एयरक्राफ्ट का अमाउंट है, एयरक्राफ्ट की जो कैरिंग अमाउंट है, उसको हम डेप्रिसिएट करेंगे फर्दर 11 सालों में। ठीक है, लेकिन जो खर्चा हो रहा है ओवरहोलिंग पे 100 करोड़, उसको हम डेप्रिसिएट करेंगे 4 सालों में। तो दोनों की जो यूजफुल लाइफ है अलग अलग है, इसलिए हम दोनों पे जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। यहाँ हम लेते हैं एयरक्राफ्ट, यहाँ लेते हैं ओवरहोलिंग एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं। यहाँ पे हम टोटल ले लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली टोटल इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाला है, अलग अलग नहीं रिकॉर्ड होगा। बट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने अलग अलग कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया, इजी रहेगा निकालने में। अब आइए देखिए एयरक्राफ्ट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? कैरिंग अमाउंट 1/4/19 को कितनी है? ये अपनी है 4700। क्या ओवर होल्डिंग की कोई कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में है 1/19 को? नहीं, क्योंकि ये फ्रेश खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 4700। ओके, फिर यहाँ आ गया कॉस्ट इनकर्ड ऑन ओवर होल्डिंग ऑन 1/4/2019। कॉस्ट इनकर हुई और होल्डिंग पे 1/4/2019 को कितनी कॉस्ट इनकर हुई? 100। अब देखना, देखने वाली बात ये है कि यूजफुल लाइफ दोनों की अलग है। तो यहाँ लेते हैं यूजफुल लाइफ, इसकी कितनी बची? 11 ईयर बची, 11 साल। इसकी कितनी है? 4 ईयर है। ठीक, अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन।
डेप्रीशिएशन फॉर किस साल का? 19 और 20 का। डेप्रीशिएशन 19-20 का हम लोग निकालेंगे। तो निकालो इसका डेप्रीशिएशन। सिंपल सा कैसे निकलेगा? 4700 माइनस, इसको मत भूलना, स्क्रैप वैल्यू को, कितना है? 300। 300 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ कितनी है? 11 ईयर। ठीक है, निकालो कितना निकलेगा, फटाफट निकालो। 477 माइनस 300 डिवाइड बाई 11। ये आ जाएगा अपना 400। ठीक है, ये अपना आ गया 400, इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 400। अब बात करते हैं ओवर होल्डिंग का। तो ओवर होल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी? 4 ईयर। सिंपल, 100 जो खर्चा है डिवाइड बाई 4 ईयर। इसका निकल के आ जाएगा 25 CR। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो बनेगा हमारा 19-20 का कितना बन जाएगा? 425 CR। ये बन गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब निकाल लो कैरिंग अमाउंट। क्या निकाल लो? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग कैरिंग अमाउंट अब निकल जाएगा कैरिंग अमाउंट कब? 31/3/20। 31/3/20 इसको लिख सकते हो। ठीक है, 31/3/20 को कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो कैरिंग अमाउंट निकालना बहुत ही सिंपल। हमारा 2019 का कैरिंग अमाउंट कितना था? 47 था ना? ठीक, और 2019 का डेप्रिसिएशन निकल के कितना आया? 400। तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा? 4700 माइनस 400। 4300 निकल के आ जाएगा ना? इसका बैलेंस कितना था? 100। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया? 25। कितना बचा? 75। 100 माइनस 25, ये बचा अपना 75। ठीक, टोटल हो जाएगा 4375। ये अपना हो गया टोटल कैरिंग अमाउंट किसका? 31/3/20। 31/3/20 उसको बोल सकते हो, या 19/20। ठीक है, अब आया अपना 20/21। तो 20/21, 20/21 ये ईयर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस ईयर में कुछ और खर्चे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से खर्चे किए गए हैं इस ईयर में। तो अपना स्टार्ट हुआ 2020, 2021, ये ईयर स्टार्ट हुआ। इस ईयर में दो खर्चे और हुए हैं। पहला, रिपेयरमेंट पे खर्चा हुआ है कितना? रिपेयरमेंट पे अपना खर्चा हुआ है 70 करोड़। वो खर्चा किया गया है और उससे 10% कैपेसिटी बढ़ गई है इंजन की। तो इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे एयरक्राफ्ट की कॉस्ट में, कैरिंग अमाउंट में। दूसरा, एक कंपोनेंट चेंज हुआ है। तो कंपोनेंट जब चेंज होता है तो आपको पता है कि उसको भी कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। और जो ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट होती है उसको हम डिरिकॉग्नाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो अभी तक का हमारा कैरिंग अमाउंट कितना पड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट का? 4300। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कितना है अपना? ये है 4300, यहाँ है 75, और यहाँ ये पड़ा हुआ है 4375, ये यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसमें हम ऐड करते हैं। पहला,
जो रिपेयर पे खर्चा हुआ है, किस पे? रिपेयर पे। रिपेयर पे कितना हुआ है? 70। उसके बाद रिप्लेसमेंट हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट 80, राइट। फिर हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करने वाले हैं? डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्नाइज करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट क्या करने वाले हैं हम? डी रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। कितना था? 30। ठीक है। तब अपनी क्या निकल के आ जाएगी? अब अपनी निकल के आ जाएगी रिवाइज्ड। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर सच ट्रांजेक्शन। ठीक है। 20 21। ठीक है। 20 21 की कैरिंग अमाउंट कितनी है? अब ये निकल के आ जाएगी, तो इसको निकालो जरा। 4300 ऐड करो 70 प्लस 80 माइनस 30, 4420, राइट। 4420। पहले कितनी थी? 43। अब बढ़ के कितनी हो गई? 4420। ये कितनी रहेगी? ये उतनी ही रहेगी, 75। तो 4420 प्लस 75, ये हमारा हो जाएगा 4495। आप सिंपल सा निकाल दो, डेप्रीशिएशन बहुत ईजी है, निकालो। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन निकल जाएगा फॉर 2020 और 21 का। अब यहाँ तक 2019-20 तक कितने साल कंप्लीट हो गए थे? 4 साल। 2020-21 तक कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 5 साल। तो एसेट एयरक्राफ्ट की लाइफ कितनी थी? 15 साल। 5 साल कंप्लीट हो गए। अब इस 4420 रुपये की जो वैल्यू है, जो कैरिंग अमाउंट है 4420 रुपये का, इसको हम डेप्रिसिएट करने वाले हैं 10 सालों में, क्योंकि हमने 15 में परचेज किया था और हम अभी कहाँ खड़े हैं? 20 में। ठीक है। तो 5 साल कंप्लीट हो गए। ओके। चलिए, तो 4420 को निकालिए डेप्रिसिएशन। वही 4420 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइड बाई 10 ईयर। ओके। 4420 माइनस 300 डिवाइड बाई 10, ये अपना आ जाएगा 412412, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। इसका इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है। जो अपने इंस्पेक्शन या ओवर होलिंग खर्चे हैं, कितने थे? 75। लाइफ इसकी कितनी बची थी? लाइफ इसकी बची थी 3 ईयर। फिर कितना निकल के आ जाएगा? 25। तो 412 प्लस 25, 437 निकल के आ गया डेप्रिसिएशन फॉर 2021। अब निकाल देंगे कैरिंग
हम निकाल देंगे अपना कैरिंग अमाउंट। अभी समझोगे क्यों निकल रहा है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट कब का? 31/3/21। ठीक है, कैसे निकलेगा? 4420 अपना क्या था? 4420 ये अपना कैरिंग अमाउंट था, 4420 ना। तो 4420 माइनस 412। 4420 माइनस 412 ये अपना हो जाएगा 4008। ये निकल के आ गया अपना। यहाँ ये कितना आएगा? ये इसका 75 था तो बहुत ईजी है, -25। इसका 50। टोटल 400588 ये निकल के आ गया। ठीक है, आ गया ना, सब कुछ निकल के आ गया। आप सिंपल सा हमें बना लेना है, अकाउंटिंग कर देनी है। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं पी एंड एल स्टेटमेंट। आइए पी एंड एल स्टेटमेंट बनाते हैं। पी एंड एल स्टेटमेंट 2018-19, 19-20, 20-21। ठीक है, पहला आइटम अपना क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, 18-19 का डेप्रिसिएशन क्या है? ऊपर आओ दिखाते हैं। ये रहा 18-19, कितना है? 400। ये है ना 400 करोड़, 400 आ जाएगा ये। 19-20 का आओ दिखाते हैं। 19-20 ये रहा 19-20। डेप्रिसिएशन फॉर 19-20 कितना है टोटल? ये 425। एंड थर्ड ईयर 20-21 का, 20-21 का अपना डेप्रिसिएशन है, ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर 20-21 कितना? 437। 437। एक चीज़ और हुई है कि जो पार्ट डी रिकॉग्नाइज किया गया था किसमें? 30 करोड़ में, उसको सेल किया गया है 12 करोड़ में, मतलब उस पर लॉस हुआ है। किस ईयर में लॉस हुआ है? लॉस हुआ है 20-21 में। तो पहला ये आ जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। एटीन। दिस इज योर पी एंड एल स्टेटमेंट कंप्लीट। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये अपना हो गया 2018-19, 19-20, 20-21। तो एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट। 18-19 में क्या था? 18-19 में आओ दिखाते हैं। 18-19 में कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 4300। 19-20 में, 19-20 में थी कैरिंग अमाउंट, देखो कैरिंग अमाउंट अब 31 मार्च 2020 ये थी 4375। और आओ, क्या है ये? 20-21, 20-21 में कैरिंग अमाउंट क्या थी? ये हमने निकाली थी 40058। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 100% आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप निकालते जाइएगा डेप्रिसिएशन वगैरह। इसमें दो चीज़ों ध्यान में रखना है, पहला ये कि जो यूजफुल लाइफ दोनों की अलग अलग हैं, तो डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलेगा। अब आते हैं आपकी स्टडी मटेरियल में, आइए। ये रहा एक्सपेंसेस वगैरह आपके आए, ये रहा 400 डेप्रिसिएशन। उसके बाद तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना गया? 400। फर्स्ट ईयर में एसेट की वैल्यू बुक में कितनी गई? 4700। सेकेंड ईयर में 425 एसेट की वैल्यू ये। थर्ड ईयर में 400, थर्ड ईयर में 425 एसेट की वैल्यू ये। और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जब कैरिंग अमाउंट में उसको लिया है तो यहाँ पे 437 लिया, लेकिन यहाँ 425 है। तो आप यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो कंपोनेंट की कॉस्ट है और जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है उस पर इन्होंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो चार्ज किया है, 437 में तो इंक्लूड है, लेकिन 425 में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वो 425 किस बेस पे निकाल दिए हैं आइए बताते हैं, लेकिन 437 एक्चुअल में सही है। 18 यहाँ पे जो खर्चा, जो लॉस हुआ है ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये फाइनल फिगर आप मैच कर सकते हो आंसर से, सब कुछ मैच हो रहा है। बस एक चीज़ नहीं, जो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है? 437। उन्होंने भी 437 निकाला है, वो कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट किए हैं 437, लेकिन दिखाए हैं 425, बट है एक्चुअल निकलेगा 437। 425 कैसे निकलेगा? उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, जो हमारी वैल्यू कितनी है, हमने निकाला 4420 माइनस 300 अपॉन 10, 412 निकाल दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया है 4300 माइनस 300। 4300 मतलब जो हमारी 20-21 में जो कैरिंग अमाउंट थी, उस कैरिंग अमाउंट को उन्होंने उठाया। 70-80 जो हमने ऐड किया है, लेस किया है, उस ट्रीटमेंट को उन्होंने नहीं किया उस फिगर को निकालते टाइम। तो 4000 डिवाइड बाई हम कर देंगे 10 से, तो 400 निकल के आ जाएगा। यहाँ 412 की जगह पे 400 निकल के आ जाएगा, प्लस 25 ये 425 हो जाएगा। लेकिन वो गलत है, क्योंकि कंपोनेंट को ऐड करने के बाद जो हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा, जो यहाँ पे आया है ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, एक मिनट, ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो अपना आया है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट वो कितना आया है? 4420। तो 4420 में निकलेगा। सही क्या है? 437। यहाँ पे इन्होंने सही किया हुआ है 437, ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने सही किया हुआ है 437। ये आपका जो 437 है, ये 437। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक, हर चीज़ वहीं मिलने वाली है। और प्लीज़ यार, अगर मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। कम से कम जो लोग एफ आर की क्लासेस, सी एफ आर की क्लासेस नहीं लिए हैं, या
प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में लेने का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं चीज़ें, तो आप उसको पढ़िए, देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो फाइनल में हैं, तैयारी कर रहे हैं फाइनल की या करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।